हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ेंगे वर्नर के सिद्धांत का पार्ट 2। पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें वर्नर के सिद्धांत की जो परिकल्पनाएं थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी। और आज हम पढ़ेंगे वर्नर के सिद्धांत का पार्ट 2। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि वर्नर ने जो सिद्धांत दिया था, जो परिकल्पनाएं दी थी, उनके बिहाफ पर उन्होंने कुछ संकुलों की संरचनाएं बनाई। तो उन संरचनाओं को ही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको हम अगर चाहें तो, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ जाए तो वर्नर के सिद्धांत अगर आता है तो सिद्धांत में पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब जो हमने परिकल्पनाएं दी थी और जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, उन दोनों को आप लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्नर ने अपने सिद्धांत के आधार पर, अपनी परिकल्पनाओं के आधार पर COCl3 व NH3 के मध्य बने विभिन्न संकुलों की संरचनाओं का अध्ययन किया और ये संरचनाएं निम्नलिखित हैं। देखिए, मैंने शुरू में ही बताया था, वर्नर ने जो अपने सिद्धांत में उसने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी बताई थी और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसंयोजक यौगिक है, उनके गुणों की, उनकी संरचनाओं की व्याख्या की थी। तो इसके भी यहाँ पर हम COCl3 और NH3 के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, जो संरचनाएं बन सकती हैं और जो भी उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है, उसको डिस्कस करते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स हम ले रहे हैं COCl3.6NH3, मतलब हम ऐसा कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं जिसमें 6 तो NH3 हैं और 3 Cl हैं। तो इससे बनाना है हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये कहते हैं, वर्नर कहते हैं कि COCl3.6NH3 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। प्रैक्टिकली प्रूव किया होगा कि उपसंयोजक यौगिक है। इसमें दिखाई दे रहा है, ये तो धातु है नहीं, कोबाल्ट ही धातु होता है। तो कोबाल्ट जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु है, तो वो जो संकुल होगा उसके बीचों बीच होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, ये क्या है, Fe धातु, तो धातु बीचों बीच में रहता है और उसमें जितने भी लिगेंड होते हैं वो लिगेंड उसको चारों ओर से, ये 6 लिगेंड है तो 6 कोनों से इसे घेर रहे हैं। और इसी प्रकार इस एग्जाम्पल में जो 6 NH3 हैं, देखिए 3 Cl भी है लेकिन 6 NH3 जो है वो लिगेंड को 6 कोनों से घेरे रखते हैं। अब एक पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि कोऑर्डिनेशन कैपेबिलिटी, कि कोबाल्ट जो है वो कितने उपसंयोजक बंध बना सकता है। इसका मीनिंग है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है जिसे कहते हैं उपसंयोजन मंडल, इसमें ये जो लिगेंड, ये जो हमारा धातु है कोबाल्ट, वो कितने लिगेंड से जुड़ सकता है, 6 से। तो मैक्सिमम 6 से जुड़ सकता है। तो उसके कोऑर्डिनेशन कैपेबिलिटी या फिर कैपेसिटी या उपसंयोजन क्षमता है 6, मतलब वो 6 ही लिगेंड के साथ जुड़ सकता है। और जो लिगेंड की संख्या होती है वही हमारी क्या होती है, द्वितीयक संयोजकता। तो हम कह सकते हैं कोबाल्ट की द्वितीयक संयोजकता कितनी है, 6। तो ये 6 NH3 के साथ जुड़ जाएगा। तो इस संरचना की अगर बात करें तो 6 NH3 किसका काम कर रहे हैं, उपसंयोजक बंध बना रहे हैं धातु को चारों ओर से 6 कोनों से घेर के। धातु को इलेक्ट्रॉन दान करेंगे ये 6 NH3 और क्या बनाएंगे, कोबाल्ट के साथ उपसंयोजक बंध। और यही उपसंयोजक बंध जो होते हैं वो द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। तो 6 NH3 द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करेंगे और बच क्या गए इसमें, 3 Cl। तो ये 3 Cl, अब द्वितीयक संयोजकता तो मैक्सिमम 6 हो गई कोबाल्ट की, तो अब बचे हुए जो ये 3 Cl हैं वो किसका काम करेंगे, प्राथमिक संयोजकता का। तो मैंने पहले भी बताया था वर्नर के सिद्धांत पार्ट 1 में कि जो द्वितीयक संयोजकता है उसको हम सीधे बॉन्ड से दिखाते हैं। सीधे करके बॉन्ड बनाएंगे तो आप समझ जाना कि द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है। और जो प्राथमिक संयोजकता है उसे डैश डैश या बिंदुदार रेखा डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। तो हम ओवरऑल हमें पता चल गया है कि इस स्ट्रक्चर, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें कोबाल्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन रहेगा, द्वितीयक संयोजकता। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन होता है, द्वितीयक संयोजकता, मतलब 6 NH3। तो ये कॉम्प्लेक्स फाइनली क्या बन जाएगा, CONH3 कितने हैं, 6 का होल 6, ये देखिए। और ये जो Cl3 है वो ब्रैकेट के बाहर रहेगा, क्योंकि प्राथमिक संयोजकता स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहती है, तो यहाँ पर लिखा जाता है आगे या पीछे लिखा जाता है। और जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है, धातु के बाद लिखा जाता है उसको। तो फाइनल हमें पता चल गया कि इसको जब हम उपसंयोजक रूप में लिखेंगे या कोऑर्डिनेशन रूप में लिखेंगे तो इस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें ये जो हमारी है 6 NH3 वो द्वितीयक संयोजकता 2 डिग्री वैलेंसी, और जो 3 Cl है ये प्राथमिक संयोजकता को शो कर रहा है। देखिए इस स्ट्रक्चर को हम कैसे लिख सकते हैं, CO धातु है तो बीचों बीच में लिखेंगे, 6 NH3 है, तो अगर कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजन क्षमता कितनी है, संख्या 6 है, तो 6 का मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, देखिए द्वितीयक संयोजकता दैसिक होती है, उसकी एक पर्टिकुलर दिशा होती है। तो उपसंयोजन संख्या 6 है तो अष्टफल की ऑक्टाहेड्रल शेप में रहेगा। ऑक्टाहेड्रल शेप क्या रहता है, एक NH3 ये है, नहीं 4 NH3 एक तल में, 1 2 3 4, ठीक है, और एक NH3 तल के ऊपर, एक NH3 तल के नीचे, एक NH3 तल के ऊपर होता है। तो ये 6 NH3 होगी, जिनको
स्ट्रेट लाइन से दिखाए, सीधे बॉन्ड से दिखाए, सीधा बॉन्ड हम दिखाएंगे तो इसका मतलब ये हमारे क्या है, द्वितीयक संयोजकता। और जो ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो होती है प्राथमिक संयोजकता। इसको डैश डैश लाइन से, इसकी कोई दिशा नहीं होती तो किसी भी दिशा में दिखा दे। मेरा मन किया एक सीएल ऐसे लिख दिया, एक इधर लिख दिया, एक इधर, आपकी जहां भी इच्छा है आप वहां लिख सकते हैं, लेकिन डैश डैश करके लिखिएगा। और ध्यान रखिएगा इन NH3 से थोड़ा दूरी में लिखिएगा, इनके ऊपर मत कीजिएगा। तो ये है प्राथमिक संयोजक, द्वितीयक संयोजकता जो कि सीधे बॉन्ड से दिखाई जाती है, और ये है प्राथमिक संयोजकता जो डैश डैश से दिखाई देती है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आयोनाइजेशन। इस कॉम्प्लेक्स का, ये जो कॉम्प्लेक्स दिया था, ये जो बना था हमारा, इसका आयोनाइजेशन। जब इसका आयनीकरण करते हैं तो क्या होता है, तो आयनीकरण करने पर पहले भी बताया था मैंने, इसको यहां से दो भागों में बांट लेना। समझ लेना ये बाउंड्री है, बाउंड्री का कोई नुकसान नहीं होगा, बाउंड्री के बाहर वाला बह जाएगा, ये समझ लीजिए अलग हो जाएगा। तो ये CONH3 का होल 6 ऐसे ही रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और ये 3 Cl जो है घुल जाएंगे पानी में। तो कितने Cl पे कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव। तो कितने Cl हैं, 3 Cl। तो Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, कितने Cl निगेटिव है, 3। तो 3 नेगेटिव है तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड में आ जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें आ जाएगा। 3 Cl हो गए, 3 निगेटिव, तो जो उसका बचा हुआ पार्ट है उसमें उतने ही पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए जब ये जुड़ते हैं तो ओवरऑल चार्ज नहीं आता, आवेश नहीं आता। आयनीकरण करने पर कितने आयन बने, 3 Cl ये बने, और ये पूरा एक आयन है। तो टोटल कितने आयन बनते हैं आयनीकरण करने पर, 4। 3 यहां से आएंगे और 1 यहां से आएगा, 4 आयन बन गए। ये क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी टिक में, इसीलिए मेंशन भी कर दिया मैंने। CONH3 का होल 6 Cl3 को आयनीकृत करने पर कुल 4 आयन बनते हैं, 3 यहां से प्राथमिक संयोजकता से और 1 द्वितीयक संयोजकता से। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अवक्षेपण, जिसे प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। प्रेसिपिटेट करने पर क्या होता है, देखिए ये जो कंपाउंड है हमें मिला था CONH3 का होल 6 Cl3, इसमें जब हम AgNO3 डालते हैं, ऐड करते हैं प्रेसिपिटाइज करने के लिए, अवक्षेपित करने के लिए, तो क्या होता है, ये जो 3 Ag होते हैं, ये AgNO3 घुल जाता है, Ag पॉजिटिव अलग हो जाते हैं, NO3 अलग। इसी प्रकार ये भी घुलेगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, क्योंकि इसके बाउंड्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो बाहर घुलने वाले क्लोरीन है, ये क्लोरीन पे होता है नेगेटिव चार्ज और Ag पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इसका नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा, मतलब आपस में प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा। तो एक Ag एक Cl से जुड़ेगा, AgCl, दूसरा Ag दूसरे Cl से, तीसरा Ag तीसरे Cl से। इस प्रकार क्या बन जाएगा, 3AgCl, और जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो सफेद कलर का आ जाएगा। तो 3 AgCl प्रेसिपिटाइज हो रहे हैं, इसका मतलब है 3 Cl ऐसे हैं जो आयनीकृत हो सकते हैं। और आयनीकृत कौन सी संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता। तो इसका मतलब ये 3 Cl प्राथमिक संयोजकता का काम कर रहे हैं, इसीलिए 3 AgCl का प्रेसिपिटेट बना है। ये मैंने लिखा भी है, AgNO3 से इस संकुल को अभिकृत करने पर, जब इस संकुल की अभिक्रिया AgNO3 से करते हैं तो 3 मोल Cl निगेटिव आयन अविक्षेपित होते हैं। 3 मोल Cl जो है, 3 मोल कह रहे हैं ना, 3 Cl को 3 मोल Cl निगेटिव आयन अवक्षेपित होकर 3 AgCl का निर्माण करते हैं, 3 मोल AgCl का निर्माण करते हैं, और ये सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। देखिए अवक्षेपित हम इसीलिए कर रहे हैं, इससे हमें पक्का कंफर्म हो गया कि अगर 3 मोल AgCl मिल रहे हैं, 3 मोल AgCl तभी मिल सकते हैं जब 3 Cl निगेटिव आयन होंगे, जो ऐसे तीन Cl ऐसे होंगे जो घुलने वाले होंगे, आयनित होने वाले होंगे। और आयनित कौन होता है, आयोनाइज कौन होता है, प्राथमिक संयोजकता। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि 3 Cl आयोनाइज होके AgCl बना रहे हैं, इसका मतलब 3 Cl ऐसे हैं जो कि प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो हमारा कॉम्प्लेक्स लिया गया था, उन्होंने क्या किया, एक NH3 कम कर दिया, तो COCl3.5 है। तो अब देखिएगा कोबाल्ट जो है 6 बॉन्ड बनाते हैं, 6 में से 5 NH3 तो है, एक NH3 कम हो गया। तो अब वो क्या करने वाला है, देखिए CO की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है, 6, मतलब ये 6 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, 6 लिगेंड के साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो इस संरचना में 5 NH3, मात्र 5 NH3 बचे हैं, अभी तक 6 थे पहले वाले एग्जाम्पल में, इसमें 5 ही NH3 हैं। तो 5 NH3 द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। अब आपको पता है CO कैसे भी करके अपनी उपसह संयोजकता को 6 पूरी करेगा, लेकिन यहाँ पर केवल 5 NH3 हैं। तो अब वो क्या करेगा, क्या करते हैं, उधार मांगेगा। उधार किससे मांगेगा, ये 3 Cl से। ये 3 Cl किसका काम कर रहे थे, प्राथमिक संयोजकता का। लेकिन अब क्या होगा, जब CO को जरूरत है तो इसकी पहली जरूरत है कि ये कुछ भी करके अपनी द्वितीयक संयोजकता को पूरी करे। तो एक बॉन्ड की कमी है, तो ये क्या करेगा, ये 3 Cl में से एक Cl से कहेगा कि मेरी
द्वितीयक संयोजकता को भी पूरी कर दे। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये 3Cl प्राथमिक संयोजकता के रूप में है, लेकिन ये अभी इसको 1Cl मदद कर रहा है इसकी द्वितीयक संयोजकता को भी पूरी करने में। तो 3Cl प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, हमें पता है, और 5NH3 जो है द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि द्वितीयक संयोजकता का संतुष्ट होना अति आवश्यक है। मतलब जो हमारा कोबाल्ट 6 बॉन्ड बनाता है वो बहुत जरूरी है 6 बॉन्ड बनाना। तो इसलिए क्या होता है, 5NH3 तो इसको मिल गया, एक और चाहिए, तो एक Cl से ये कहेगा, जो कि प्राथमिक संयोजकता का काम भी कर रहे हैं Cl, तो एक Cl से ये कहेगा कि ये जो होगा कि ये द्वितीयक संयोजकता के साथ भी काम कर ले। तो ये प्राथमिक संयोजकता का काम तो करेगा ही करेगा वो एक Cl, साथ ही साथ वो अभी किसको हेल्प करेगा, इसकी द्वितीयक संयोजकता को भी पूरी करने में। तो हम कहेंगे एक Cl जो होगा वो प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता दोनों को संतुष्ट करने का कार्य करता है। तो इस जटिल की संरचना कुछ ऐसी होगी। देखिए ब्रैकेट के अंदर वो आएंगे जो द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिएगा CONH3 कितने हैं जो द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं, 5। अब एक Cl है वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों का काम कर रहा है, क्योंकि ये द्वितीयक का काम कर रहा है इसलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो अब हम गिनते हैं द्वितीयक संयोजकता, 5 ये और 1 ये 6 पूरी हो गई। द्वितीयक संयोजकता का पूरा होना बहुत जरूरी है। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अब कितने Cl बच गए, केवल 2 Cl। तो 2 Cl तो बचे हैं, लेकिन ये Cl दोनों का काम कर रहा है, प्राथमिक का भी द्वितीयक का भी। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये है कोबाल्ट, ये बीचों बीच में आ जाएगा, इसमें 5NH3, टोटल 6 बॉन्ड है तो अष्टफल की संरचना होगी, 6 कोने। तो 5NH3 मैंने लगा दिए, 4 एक तल में है, एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे, तो 5NH3 तो हमने ये लगा दी। छठा जो है वो है Cl दोनों का काम कर रहा है, प्राथमिक और द्वितीयक का, तो मैंने Cl लिखा। और Cl में मैंने देखिए खासियत है, बाकी NH3 के सारे द्वितीयक संयोजकता काम कर रहे हैं तो सीधे बॉन्ड दिखाया है, ठीक है। और ये जो बाहर के 2 Cl हैं वो किससे, डैश डैश से दिखाए हैं। क्यों डैश डैश, मतलब प्राथमिक संयोजकता। लेकिन एक Cl ये जो है ये द्वितीयक संयोजकता का भी काम कर रहा है तो सीधे बॉन्ड से दिखाएंगे, और यही Cl किसका काम कर रहा है, प्राथमिक संयोजकता का भी काम कर रहा है तो इसको डैश डैश से भी दिखाएंगे। प्राथमिक संयोजकता की तरह काम कर रहा है और ये वाला बॉन्ड है तो द्वितीयक संयोजकता की तरह कार्य कर रहा है। अब हम बात करेंगे आयनीकरण के, आयोनाइजेशन की। ये कॉम्प्लेक्स हमारा बन गया है फाइनली। तो CONH3 का होल्ट वाइज Cl और ब्रैकेट के बाहर है Cl2। तो इसको आयनीकृत करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है आयोनाइजेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का नहीं होता, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो होगा प्राथमिक संयोजकता उसका आयोनाइजेशन होगा। तो जब इसको बीच यहां से तोड़ेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर से, तो आपको पता है ये पार्ट पूरा एक हो जाएगा, और ये जो 2 Cl है, Cl तो घुल जाते हैं ना प्राथमिक संयोजकता, तो 2 Cl अलग हो जाएंगे। तो इस Cl पे नेगेटिव और दूसरे Cl पे भी नेगेटिव, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना, 2 निगेटिव, तो उतना ही पॉजिटिव यहां पर आ जाएगा, जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव। तो कुल कितने आयन बने, 2 आयन ये हैं, और इसको पूरे को 1 आयन बोलेंगे। तो आयनीकरण करने पर कितने आयन बन रहे हैं, टोटल 3। तो ऐसे भी देख सकते हैं, ये 2 है, ब्रैकेट के बाहर देख लेना कितने हैं, 2, और ये पूरा 1, तो 3 हो गए। ये मैंने लिख दिया है CONH3 का होल 5 Cl2 को आयनीकृत करने पर कुल 3 आयन निर्मित होते हैं। अब हम बात करेंगे अवक्षेपण की, प्रेसिपिटाइजेशन की। तो प्रेसिपिटाइजेशन के लिए AgNO3 मिलाएंगे इसमें, CONH3 का होल 5 Cl, ब्रैकेट के बाहर Cl2। तो AgNO3 मिलाएंगे तो क्या होगा, आपको पता है AgNO3 मिलाने पर क्या हुआ, प्रैक्टिकल करके देखा गया कि जैसे AgNO3 इसमें डाला गया 2 मोल AgCl के बने। तो 2 मोल AgCl के बने, इससे क्या प्रूफ हुआ, 2 मोल AgCl का बन रहा है, इसका मतलब है 2 Cl ऐसे से जो बिल्कुल प्योरली एकदम किसकी तरह काम कर रहे थे, प्राथमिक संयोजकता की तरह। वो 2 Cl ऐसे अकेले हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होंगे, वो ब्रैकेट के जो बाहर होता है वही प्राथमिक संयोजकता का काम करता है। तो 2 Cl हमने बाहर लिख दी, ठीक है। तो ये 2 Cl इन 2 Ag के साथ रिएक्ट करके 2 AgCl बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि AgNO3 भी आयोनाइज होता है, ये Cl भी आयोनाइज होता है। तो ये Cl नेगेटिव इन Ag पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर आयनिक की होगी, AgCl बना देगा। तो हमने लिखा है कि CONH3 का होल 5 Cl2 को AgNO3 में मिलाने पर कुल 2 Cl नेगेटिव आयन अवक्षेपित होकर 2 मोल AgCl का निर्मित करते हैं। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है अवक्षेप। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर को। नेक्स्ट एग्जांपल जो उन्होंने लिया था, एक NH3 और कम कर दिया। सबसे पहले 6 NH3 थे और 3 Cl तो थे ही थे। तो अब क्या कर दिया, फिर क्या किया, एक NH3 कम किया, 5 NH3 और 3 Cl रहे। अब एक NH3 और कम कर देते, 4 NH3 और 3 Cl वाला, COCl3.4 NH3। तो CO की जो उपसर्ग संयोजन संख्या है, द्वितीयक संयोजकता है, वो कितनी होती है, 6। मतलब उपसर्ग संयोजन संख्या तो उसने पूरी करनी है द्वितीयक संयोजकता। CO के साथ ब्रैकेट के अंदर 6
लिगेंड जुड़े होने चाहिए। तो इस संरचना की बात करें तो 4 NH3 जो है वो द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं और 3 Cl जो होते हैं वो घुल जाते हैं तो प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि CO ने कुछ भी करके अपनी द्वितीयक संयोजकता उपसंयोजक संख्या को पूर्ण करना है, इसलिए 4 NH3 तो द्वितीयक संयोजकता का काम करना कर ही रहे हैं। इसके अलावा वो किससे उधार मांगेगा? इन Cl से। कितने चाहिए उसको पूरा करने के लिए? 6 पूरा करने के लिए 4 ये हैं, 2 और चाहिए, तो 2 Cl से वो कहेगा कि अपना तो वो काम कर ही रहे प्राथमिक का, द्वितीयक संयोजकता का भी काम कर दिए। तो 4 NH3 के अलावा 2 Cl ऐसे होंगे जो किसका काम करेंगे? प्राथमिक का। तो मेन वो प्राथमिक के लिए तो है ही, इसके अलावा द्वितीयक संयोजकता का कार्य भी करेंगे। तो फाइनली जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। CO, उसमें ब्रैकेट के अंदर CO NH3, 4 लिगेंड NH3 जो है वो द्वितीयक संयोजकता काम कर रहे हैं। इसके अलावा 2 Cl उसने उधार में मांग लिए हैं, अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही आ जाएंगे क्योंकि ये द्वितीयक संयोजकता का काम कर रहे हैं। तो टोटल 4 और 2 हो गया 6, तो हो गई उपसंयोजन क्षमता इसकी पूरी हो गई। अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितना बचा है? 1 Cl। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा कि 4 और 2 6, तो इस 6 में स्ट्रक्चर बनता है अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। तो 4 NH3 तो मैंने ऐसे लगा दिए हैं, 4 NH3 ये है एक तल में, और एक होता है 2 Cl है, एक ऊपर तल के ऊपर, एक तल के नीचे। संरचना तो वही है, लेकिन ये जो Cl है ये इस समय द्वितीयक संयोजकता का भी काम कर रहे हैं, और डैश डैश लगा रखा तो ये प्राथमिक संयोजकता को कर ही रहे हैं, द्वितीयक का भी काम कर रहे हैं, तो इसलिए एक साथ लिखा जाएगा। तो इससे पता चल जा रहा है कि हमारे 2 Cl ऐसे हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक, ये डैश डैश और डॉट सीधे स्ट्रेट लाइन दोनों का काम कर रहे हैं। तो अब हम इसका आयोनीकरण करते हैं, आयोनाइजेशन। तो इस कॉम्प्लेक्स का जो आयोनाइजेशन करते हैं तो यहां से ब्रेक हो जाएगा, ये Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट पूरा अलग हो जाएगा। तो कुल कितने आयन बन रहे हैं? एक ही Cl है तो एक नेगेटिव है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव, तो टोटल कितने आयन बने? एक ये, तो टोटल 2 आयन बनते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स का, इस संकुल का जब हम आयनीकृत करते हैं तो कुल 2 आयन बनते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है बहुत सारे एग्जाम में। अब हम बात करते हैं अवक्षेपण की, प्रेसिपिटाइजेशन की। प्रेसिपिटाइजेशन की बात करें तो इस संकुल को जब हम अवक्षेपित करते हैं, मतलब इसमें AgNO3 डालते हैं, तो हमने देखा है, प्रैक्टिकली प्रूव किया है कि ये AgCl का 1 मोल बन रहा है। तो 1 मोल से ये प्रूव हो रहा है कि एकमात्र Cl ऐसा था जो घुल रहा था। घुलने वाली संयोजकता कौन सी होती है? प्राथमिक संयोजकता। 1 मोल AgCl बन रहा है, मतलब 1 मोल Cl का ऐसा था जो प्राथमिक संयोजकता का काम कर रहा था, इसीलिए वो घुला भी। तो हम इससे भी प्रूव हो जाता है। तो एक ही Cl है ब्रैकेट के बाहर। तो ये मैंने लिख भी दिया है कि CONH3 का होल 4 Cl2 Cl को आयनीकरण में कर कुल 2 आयन बनते हैं, और CONH3 का होल 4 Cl2 Cl को AgNO3 में मिलाने पर एक Cl नेगेटिव आयन अवक्षेपित होकर 1 मोल AgCl का निर्मित करता है। नेक्स्ट है और लास्ट एग्जाम्पल है COCl3 का Cl3.3NH3 जटिल। CO के उपसंयोजन संख्या लिखने का तरीका वही रखिएगा, सेम संख्या 6 है। इस संरचना में 3 NH3 द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, और ये जो 3 Cl है प्राथमिक को करते हैं, तो हमें पता ही है। अब आपको पता है कि CO की उपसंयोजन संख्या 6 है, तो ये कुछ भी करके 6 लिगेंड को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसे चाहिए ही चाहिए। तो 3 NH3 तो इसका काम करेंगे ही द्वितीयक संयोजकता। इसके अलावा कितने और चाहिए इसको? 3 Cl। तो 3 Cl जो कि प्राथमिक संयोजकता का काम कर रहे हैं, वो कहेगा 3 Cl से कि तो हेल्प कर दे मेरी द्वितीयक संयोजकता को भी पूरी करने में। तो इस प्रकार ये 3 Cl प्राथमिक संयोजकता तो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा द्वितीयक संयोजकता का भी कार्य करेंगे। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, द्वितीयक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता को 3NH3 और 3 Cl जो होंगे ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों का काम करेंगे, तो कुल मिलाकर इसकी द्वितीयक संयोजकता पूर्ण हो जाएगी। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा CO, और 3 NH3 किसका काम कर रहे हैं? द्वितीयक संयोजकता। इसके अलावा जो 3 Cl हैं ये किसका काम कर रहे हैं? प्राथमिक और द्वितीयक दोनों का, क्योंकि ये द्वितीयक संयोजकता काम कर रहे हैं, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब कोई Cl नहीं बचा तो ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो अब हम बात करते हैं आयनीकरण की। देखिएगा 3 NH3 काम कर रहे हैं किसका? द्वितीयक संयोजकता, और बाकी जो 3 Cl बचे हैं ये प्राथमिक डैश डैश और द्वितीयक मतलब स्ट्रेट बॉन्ड दोनों का प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसमें बॉन्ड और डॉट, बॉन्ड और डॉट, बॉन्ड और डॉट है, इसका मतलब 3 Cl ये जो है ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकता का काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं आयनीकरण की। तो देखिएगा CONH3 का होल थ्राइस Cl
इसको हमने आयनीकृत करा, पानी में घोला। तो मैंने पहले ही बताया था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई चीज होती तो घुल जाती। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ है नहीं, इसलिए ये भी नहीं घुला। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई आयन नहीं बनते। तो इस कंपाउंड का, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयनीकरण नहीं होता। इसी प्रकार अवक्षेपण की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स जो हमें मिल रहा है इसमें AgNO3 हमने मिला के देखा। तो AgNO3 मिलाने पर कोई भी अवक्षेप नहीं आया, कोई भी अवक्षेपण नहीं हुआ। इससे ये प्रूफ होता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा आयन नहीं है इस कॉम्प्लेक्स में जो कि मतलब शुद्ध तरीके से प्राथमिक संयोजकता का काम कर रहा हो, क्योंकि अगर शुद्धतम रूप से प्राथमिक संयोजकता का काम कर रहा होता तो वो तुरंत घुल जाता। अकेला अगर वो प्राथमिक संयोजकता का काम कर रहा होगा किसी द्वितीयक के साथ नहीं, अगर केवल प्राथमिक संयोजकता का कार्य कर रहा होता तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता और जल्दी घुल जाता, इसलिए AgNO3 के साथ रिएक्ट करता। क्योंकि इसके बाहर कोई भी ऐसा आयन नहीं है जो आयनीकृत हो सकता है, प्राथमिक संयोजकता को शुद्धतम रूप से प्रदर्शित कर रहा हो, इसलिए इसका अवक्षेपण भी नहीं होगा। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स PtCl4.6NH3। तो इसकी संरचना क्या बनेगी? प्लेटिनम की भी उपसर संयोजन संख्या 6 होती है। तो 6NH3 जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी का काम करेंगे, और जो बचे हुए 4 Cl हैं ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, प्राथमिक संयोजकता का काम करेंगे। तो जब इसको घोला जाएगा तो ये जो ब्रैकेट के बाहर के 4 Cl हैं घुल जाएंगे 4 नेगेटिव। तो यहाँ पर 4 पॉजिटिव आ जाएगा। तो कुल कितने आयन निर्मित हो रहे हैं? 4 ये हैं और 1 ये है, तो 5 आयन बनते हैं इसको घोलने पर। और कितने Cl अवक्षेपित हो रहे हैं? ब्रैकेट कितने Cl अवक्षेपित हो रहे हैं जो ब्रैकेट के बाहर से होते हैं? 4 Cl। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल, अगर एक NH3 कम कर दिया जाए तो क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो पूरा करना ही है, तो 1 Cl वो यहां से मांग लेगा। तो 1 Cl प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता दोनों का काम करेगा। तो जब इसको घोलेंगे तो 3 Cl नेगेटिव आयनाइज हो जाएंगे और एक ये वाला आयन होगा। ठीक है, तो 3 नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या होगा? 3 पॉजिटिव। तो टोटल कितने आयन होंगे? 3 ये और 1 ये, 4 आयन बनेंगे। और कितने अवक्षेपित हो रहे हैं Cl? कितने Cl अवक्षेपित हो सकते हैं? ब्रैकेट के बाहर कितने हैं? 3 Cl। इसी प्रकार नेक्स्ट है 1 Cl और कम कर दिए, NH3 और कम कर दीजिए, PtNH3 का होल 4 Cl4.4NH3। तो 4NH3 और इसमें से फिर इसको कितने चाहिए? 2 Cl और चाहिए। तो 2 Cl किसका काम कर रहे हैं? प्राथमिक और द्वितीयक दोनों का। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर बचे कितने? 2 Cl। तो इसको जब घोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 Cl नेगेटिव आयोनाइज हो जाएंगे और बचेंगे, इस पे 2 नेगेटिव है तो इस पे कितना आ जाएगा? 2 पॉजिटिव। तो एक आयन ये और 2 ये, टोटल 3 आयन बनेंगे। और अवक्षेपित Cl की संख्या कहें तो ब्रैकेट के बाहर कितने Cl हैं? ये आयोनाइज अवक्षेपित हो जाएंगे जब AgNO3 मिलाएंगे, तो 2 Cl। इसी प्रकार नेक्स्ट में एक NH3 और कम कर लेते हैं, PtNH3 का होल 4.3NH3। तो 3NH3 सेकेंडरी वैलेंसी का कर ही रहे हैं, इसके अलावा 3 Cl और चाहिए। तो 3 Cl वो होंगे जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों का काम करेंगे। तो एक ही Cl ब्रैकेट के बाहर आएगा। तो जब इसको घोला जाएगा तो एक Cl वो होगा जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों का काम कर रहा होगा। तो इन पे 1 पॉजिटिव है तो इस पे 1 नेगेटिव है, तो इस पे 1 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने आयन बन रहे हैं? 1 और 2 आयन। और कितने Cl प्रेसिपिटाइज होंगे, अवक्षेपित होंगे? तो एक ही Cl है जो प्रेसिपिटाइज होगा, तो AgNO3 डालने पर। नेक्स्ट है लास्ट एग्जांपल PtCl4.2NH3। तो इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा PtNH3 का होल ट्वाइस, और 4 Cl जो होंगे वो इसका काम करेंगे प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता दोनों का। जब इसको घोला जाएगा तो घोलने पर कोई भी आयन नहीं बनेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर से कोई भी प्राथमिक संयोजकता नहीं है। तो और प्राथमिक संयोजकता है ही नहीं, सिंगल अकेली प्राथमिक संयोजकता, तो वो घुलेगा भी नहीं। तो आयनित नहीं होगा तो कोई आयन नहीं बनेगा। इसी प्रकार Cl ब्रैकेट के बाहर नहीं है, कोई आयनित होने वाला Cl नहीं है, तो अवक्षेपित भी नहीं होगा। अब कुछ सीमाएं हैं वर्नर के सिद्धांत की, देख लीजिए। वर्नर सिद्धांत की सीमाएं, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति केवल कुछ ही तत्वों में होती है। मतलब कुछ ही तत्वों में होती है, मतलब सारे जो धातु होते हैं वो संकुल यौगिक नहीं बना पाते। तो कुछ ही तत्व क्यों बनाते हैं, इसका कारण नहीं खोज पाया था वर्नर का सिद्धांत। इसके अलावा उपसंयोजक संकुलों के बंध दिशात्मक प्रवृत्ति के क्यों होते हैं? जो उपसंयोजक संकुलों में जो बंध बनते हैं वो दिशात्मक प्रवृत्ति के क्यों होते हैं? क्यों कुछ संकुल चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं, और ज्यामिति व ध्रुवण समाविता प्रदर्शित करते हैं। तो निम्न तथ्यों के बारे में वर्नर नहीं समझा सके, तो ये इसकी कमियां रहेंगी इस सिद्धांत की। तो आज हमने वर्नर के सिद्धांत का पार्ट 2 भी अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई होप आपको इसको अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि इससे रिलेटेड टिक में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।